नमस्कार दोस्तों। कथा कहानी के इस चैनल कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है अंधकार, जिसके लेखक हैं सरदेंदु बंदोपाध्याय। यह कहानी इन्होंने बंगला में लिखी थी, जिसका आज मैं हिंदी अनुवाद करके आपको सुना रही हूँ। प्रस्तुत कहानी 1930 में पहली बार छपी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधकार। कुछ साल पहले सावन महीने के एक दिन, जब बहुत आंधी तूफान से कोलकाता दो हाथ पानी के नीचे डूब गया था, वो दिन तो शायद ही अभी किसी को याद होगा। यद्यपि अब तक जल निकासी की व्यवस्था तो बहुत सुधर गई है, फिर भी अगर लगातार आधा घंटे तेज बारिश होती है तो घुटने तक पानी जमा होना कोलकाता में नई बात नहीं है। किंतु उस दिन ऐसी भयानक बारिश हुई, आंधी तूफान आया, जो शायद ही पिछले 40 वर्षों में हुआ हो। जगह जगह इलेक्ट्रिक तार टूट गए थे, जिसके कारण पूरी रात भर माया नगरी अंधकार में डूब गई थी। मैं बहादुर बागान में रहता हूँ और उस दिन एक जरूरी काम से शहर की उल्टी तरफ हावड़ा की साइड में मुझे एक काम से जाना पड़ गया और काम ख़त्म करते करते प्रायः 7 बज गए। लौटने के समय चाय पीने की बहुत इच्छा हुई, सो उसके वास्ते मैं एक धोरमाला के पास एक छोटी सी दुकान के पास रुक गया। उस समय हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो ये कोई समस्या तो थी नहीं क्योंकि मेरे पास छाता था। तो मैंने सोचा कि चलो बूंदाबांदी हो रही है, मैं एक कप चाय बैठ के पीऊँगा, हो सकता है रुक जाए, नहीं तो मैं आराम से चला जाऊँगा। यह सोचकर आराम से बैठकर मैं चाय पीने लगा। दुकान पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। 2 लोग, एक अधेड़ उम्र तथा एक युवक, आपस में फिल्मी चर्चा कर रहे थे और चाय पीते पीते और उनकी चर्चा पीते और उनके आलोचना सुनते सुनते तकरीबन 15 मिनट बीत गए। मैंने अपनी चाय ख़त्म की और दुकानदार को पैसे दिए और उसी समय मैं बाहर चलने को तैयार हो गया। जैसे ही मैंने दुकान के बाहर पैर रखा कि अचानक बिजली चमकी, जिसके नीले प्रकाश से मेरी आंखें चुंधिया गईं और ठीक उसी के बाद कड़कड़ाती हुई बिजली के गिरने की आवाज़ से जैसे मेरे कान ही बंद हो गए। और उसके बाद शुरू हुआ आंधी तूफान का जोर। इतनी जोरों से हवा आई कि दुकान के सब खिड़की दरवाजे बजने लगे। बारिश भी बहुत तेज हो गई और रास्ते की सारी बत्ती तो बंद ही थी, और अगर एक आध दो जल भी रही थी तो वे भी बंद हो गई, जिससे पूरा रास्ता अंधकार में डूब गया। मेरी दुकान से निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस दुकान में आ गया और दुकानदार से और एक प्याला चाय मांगी। मैंने सोचा कि 15-20 मिनट बिता दूं ताकि बारिश थोड़ी हल्की हो जाए तो फिर मैं निकलूं। चाय पीते पीते कहीं किसी दूर घंटाघर ने 8 बजने की सूचना दी। बारिश थी कि अनवरत हो रही थी। संग में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, जिसके कारण रास्ते के लोग भी चलना कम हो गए थे। इस प्रकार रात के 9 बज गए। बाहर बारिश और अंदर ये दोनों लोग आलोचना लगातार करते ही जा रहे थे। दोनों बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को शायद बाहर के मौसम से कोई लेना देना ही नहीं है या घर जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। 9:30 बज गए। मैं बेचैन हो उठा। मैंने सोचा मुझे हर हालत में घर पहुंचना है, रुकने से तो काम नहीं चलेगा, किंतु कैसे चलूं? यह बारिश इतनी तेज है कि निकला भी नहीं जा सकता। छाते का तो कोई काम ही नहीं है इस बारिश में। क्या करूं सोच ही रहा था कि बारिश और भी तेज हो गई और भी हवा चलने लगी। अब दुकानदार बोला, आज रात को तो इलेक्ट्रिक मिस्त्री भी नहीं आएगा जिसके रास्ते के तार ठीक हो सके। अब यह तो सब कल ही होगा। आज रात को फिर बिजली ना आने के कारण पूरा रास्ता अंधकार में डूब जाएगा। मैंने भी सोचा ठीक ही कह रहा है। बाहर झांक कर देखा दुकान के तो पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि अंधकार के समुद्र में डूबा हुआ था। जो अधेड़ उम्र का आदमी था सब आलोचना छोड़कर अब बोला, ना बाबा, ऐसी बारिश में तो कहीं जाया ही नहीं जा सकता। यह कहकर बेंच पर लेट गया। अब मेरे तो लेटने से यहाँ काम नहीं चलेगा, मुझे तो हर हालत में घर जाना ही पड़ेगा। घर में मेरी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ? बारिश कम नहीं हुई तो कैसे जाऊँ? यहाँ तक कि रात के 11 बज गए, पर बारिश का वेग कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। 11:45 बजे
थोड़ा बारिश का उद्वेग कम हुआ। तब दुकान में जलने वाला लैंप भी तेल ख़त्म होने के कारण बंद होने को आया। तब दुकानदार ने बहुत धीरे से बोला, बाबू अब बस निकलना होगा, मैं दुकान बंद कर सकूं। मैंने भी सोचा हाँ निकल लूं, नहीं तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, यही दुकान के बाहर मुझे रात कटानी पड़ेगी। तूफान तो बंद हो गया था, बारिश हल्की हो गई थी पर बंद नहीं हुई थी। मैंने छाता उठाया और निकल पड़ा और देरी नहीं की। निकल तो पड़ा यह कहकर कि चलो अब मेरे को निकलना ही है, पर 2-4 कदम चलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किस तरफ चल रहा हूँ। उफ, कितना अंधकार है चारों तरफ। कहाँ हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, यह तक मुझको पता नहीं है। हो सकता है कि मैं घर की दिशा में जा रहा हूँ या घर की उल्टी तरफ जा रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा है। अब क्या करूं? और रास्ते के बीच में ही सोचते सोचते सोचने का तो काम भी नहीं चलेगा। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रास्ते में किस तरफ जाऊं। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कहाँ जाऊं? अंधकार में ये नहीं समझ आ रहा कि किस दिशा में चलना है, कहाँ चलना है, क्या करूं। पर यह सोचने से तो काम नहीं चलेगा, खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, एक साइड तो चलना ही पड़ेगा। शायद चलते चलते कुछ लाइट या इंसान के साक्षात्कार हो जाएं। रास्ते में एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा। यह देखकर तो मैं और ज्ञान शून्य हो गया, पर फिर भी मैंने अपना दिमाग ठंडा किया और पानी में ही छप छप करता हुआ सीधा सीधा चलने लगा। क्या करूं, इसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। पानी में धीरे धीरे चल रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी पर मैं अकेला मानव हूँ और पूरी पृथ्वी मानव शून्य हो गई है। किंतु ज़्यादा दूर चल नहीं पाया कि अचानक रास्ते में इतनी तेज ठोकर लगी कि मैं झट से कमर तक के पानी में गिर गया। उसी समय छाता भी हाथ से छूट गया। फिर मैं धीरे धीरे सहारा लेकर के खड़ा हुआ और एक एक पैर सावधानी से बढ़ाने लगा। अब पानी कमर से लेकर उतरकर थोड़ा घुटनों तक आ गया था। मैं चल तो रहा था, मेरा दिल भर आया, मन कर रहा था कि बड़ी जोर जोर से रहूं। हे भगवान, मेरी क्या दुर्दशा हो गई। क्यों मैं आज किसी काम के लिए मरने के लिए घर से बाहर आया, और निकला तो निकला चाय पीने के लिए क्यों रुका दुकान पर। आज चाय नहीं पीता तो क्या हो जाता। अब क्या करूं, क्या करूं, कुछ मेरे को दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा। अरे अगर एक इंसान नहीं रास्ते में मिले तो उसका क्या हाल हो। तो क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। सोचने लगा कि किसी तरह मुझे फुटपाथ पर चढ़ना होगा। बीच रास्ते में चलने से तो कोई दिशा मिलेगी नहीं। अगर मैं फुटपाथ पर चढ़ गया तो किसी का घर मिलेगा, उसी का दरवाज़ा खटखटा कर उनके पास बैठकर रात कटाई जा सकती है। नहीं होगा तो उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर के रात कटा लूँ, पर कम से कम ये तो पता चले कि किसी का घर है, कि इंसान है इस दुनिया में। पर इस अंधकार समुद्र तक अगर एक इंसान भी मिल जाए तो उस समय लगेगा कि चांद हाथ में लग गया। यह सोचकर तो मैं थोड़ा थोड़ा सावधानी पूर्वक चला कि हठात पैर की उंगली से कोई पत्थर जैसी चीज़ टकराई। मैंने समझा कि लग रहा है मैं फुटपाथ पर पहुंच गया, और दोनों हाथों से टटोलने लगा कि एक गीली दीवार पर हाथ पड़ा। थोड़ी राहत मिली। उसी दीवार को पकड़ पकड़ करके मैंने चलना शुरू किया कि हठात एक लकड़ी का दरवाज़ा टकराया। मैंने सोचा कि चलो ये लकड़ी का दरवाज़ा है तो ज़रूर किसी घर का दरवाज़ा होगा, और ज़ोर ज़ोर से उस दरवाज़ा को खटखटाने लगा और साथ साथ चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, जरा दरवाज़ा खोलिए, कोई है, कोई है। पर कहाँ, दरवाज़ा जैसा बंद था वैसे ही बंद रहा। कोई जवाब नहीं दे रहा था। सिर्फ मेरी ही आवाज़ पूरे शांत वातावरण में घूम रही थी। बारिश की आवाज़ आ रही थी और संग में मेरी आवाज़ उसके साथ गूंज रही थी। फिर मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा हुआ, आगे बढ़ा। उसी दीवार के सहारे मुझे दूसरा भी दरवाज़ा मिला। वहाँ पर भी मैंने इसी तरह आवाज़ देना शुरू किया, कोई है, कोई है। पर कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा माथा सुन्न हो गया। क्या कोलकाता में सभी मर गए और केवल मैं एक बच गया हूँ?
और बच गया तो मैं अब अकेला बच करके क्या करूँगा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं पागल होने लगा। क्या करूँ, मैं अंधा हूँ कि नहीं? मैंने फिर जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। कोई है, कोई है, दरवाज़ा खोलिए, कोई है, दया करके दरवाज़ा खोलिए। मैं इस तरह से चिल्लाने लगा। ठीक उसी समय मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, आप बेमतलब चिल्ला रहे हैं, यहाँ कोई लोग है जो उत्तर देगा? ये सब दुकान है। कौन? कौन? मैं चिल्ला उठा। वो बोला, कोई डर की बात नहीं, आइए मेरे साथ आइए, ये लीजिए मेरा हाथ पकड़िए। डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, ठीक वैसे ही मैंने हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने मेरा हाथ थाम लिया। पर ये क्या? हाथ बहुत ही ठंडा था और हठात उसका हाथ पकड़ते ही मुझे इतनी तेज ठंड लगने लगी जिसके कारण मैं कांपने लग गया। और मैंने कांपते कांपते आर्द्र कंठ से उससे पूछा, अच्छा भाई, मैं क्या अंधा हो गया हूँ? उसने उत्तर दिया, ना ना, बहुत अंधेरा हो रहा है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरिएगा नहीं, आपको ठीक घर तक पहुंचा दूंगा। भैया, मेरा घर बहादुर बागान में है। अच्छा। यह कहकर थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चलने लगे। अदृश्य आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे बड़ी सावधानी से ले जा रहा था और मैं धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। धीरे धीरे मेरी चेतना भी वापस आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, अच्छा भैया, आप बताइए कि इस अंधेरे में आपको कैसे दिख रहा है? पर कुछ उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद फिर मैं बोला, मैं ना चाय पीने के लिए एक दुकान पर रुक गया था, वहाँ से निकला तो कहाँ घूम गया, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको कहाँ मिला? हाँ, आप मुझे नीमतल्ला घाट पर मिले थे। आप जहाँ खटखटा रहे थे वह नीमतल्ला घाट था। हैं? क्या? मैं मैं नीमतल्ला शमशान घाट पर था? सोचकर ही मेरा शरीर के रक्त जमने लगा। मैंने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? सुनकर आपको कोई लाभ तो नहीं है। इस साइड से चले आइए, इधर एक मेन हॉल खुला हुआ है, पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर आप उसमें गिरे तो आपका सुनते ही मैंने उनका हाथ जोर से पकड़कर खिसक गया। वो फिर बोला, आपके घर के लिए बहुत घूम कर जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर के बीचों बीच ठनठने काली बाड़ी के पास प्रायः 8 से 10 फुट तक पानी जमा हुआ है। आप उस रास्ते से जा नहीं पाएंगे। सुनकर मैं निशब्द उसके साथ चलने लगा। 5 मिनट बाद मैं बोला, आपको नहीं लग रहा कलकत्ता शहर शमशान बन गया है? कहीं कोई आवाज नहीं, मानव नहीं, प्रकाश नहीं। वो बोला, हाँ, ऐसा ही लगता है। जहाँ इंसान नहीं रहते वो जगह शमशान लगती है। यही फर्क है शहर और शमशान में। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि यह भूतों का देश है? ऐसी ही रात में तो भूतों का राज्य होता है। अच्छा, आप दरवाज़ा खटखटा रहे थे, तब अगर आपका साक्षात्कार भूत से हो जाता तो आप क्या करते? मैं बोला, क्या करते? क्या करते मतलब? मैं तो उसी समय मर जाता। चलिए, सौभाग्य से आप मुझे मिल गए। अच्छा, लोग भूत से इतना डरते क्यों हैं? हर इंसान को तो मरना ही पड़ता है, फिर भूतों से कैसा डर? क्या बोलते हैं साहब? भूत हुआ प्रेतात्मा, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, तो उससे डर नहीं लगेगा? क्या आपको नहीं लगता? वो बोला, हाँ, बात तो आपकी सही है। अच्छा सोचिए। किंतु कहते कहते वह रुका। छोड़ी बोला, छोड़ दीजिए।
मेरी छाती हठात जोर जोर से धड़कने लगी। मैंने किसका हाथ पकड़ा है? फिर मैंने साहस करके पूछा, अच्छा आपने अपना नाम नहीं बताया, आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहता हूँ? जहाँ आपसे मिला था वहीं रहता हूँ, पास में। फिर मैंने पूछा, अच्छा हम लोग दोबारा मिलेंगे? कभी दिन में मिलेंगे तब मैं आपको देख पाऊंगा, अभी तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोबारा? दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर फिर आप इसी तरह विपद में पड़ेंगे तब शायद मिल सकते हैं। फिर मैंने डरते डरते पूछा, अच्छा आप नाम नहीं बता सकते, इतना तो बता सकते हैं कि क्या काम करते हैं? उसने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं मैं कोई काम नहीं करता, यहाँ वहाँ बेकार घूमता रहता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर चुप्पी छा गई। फिर वह बोला, आप डरिए नहीं, आपकी पत्नी बच्चे सब अच्छे हैं। मैं हैरान होता हुआ बोला, आपको मेरे मन की बात कैसे पता चली? वो हंसते हुए कहने लगा, इस अवस्था में मनुष्य क्या सोचता है अंदाज लगाना कठिन तो नहीं है। फिर चुप्पी छा गई। मैं मन ही मन उससे बहुत भयभीत हो रहा था। अरे बाबा, यह कौन जगत का प्राणी है? फिर वो बोला, अच्छा देखिए और कुछ मत पूछना। मेरी तो डर के मारे वैसे ही बोलती बंद हो गई थी। मैं डर कर उनसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, कहने की पूरा जोर लगाया कहने के लिए, पर गले से आवाज़ नहीं निकली। इस पर वह बोला, डरो मत, जब इतनी दूर आ गए हो तो अब क्यों डर रहे हो? आपका घर आने ही वाला है। इतनी बारिश में भी मेरा गला यह सुनकर सूख गया। गले से एक आवाज़ नहीं निकली। शरीर में जैसे प्राण ही नहीं थे। मुझे लगा केवल एक ठंडा हाथ मुझे खींच कर ले जा रहा है और मैं उसके साथ खिंचता चला जा रहा हूँ। हठात शेष रात की एक ठंडी हवा मेरे बदन से टकराई और उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, यहाँ से ठीक 100 कदम और चलेंगे तो आप अपने घर के सामने होंगे। भोर हो रही है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं अर्धमूर्छित अवस्था में खड़ा रहा। वो बोला, आप बहुत डर गए थे ना? डरिए मत। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये लें आपका छाता, पानी में गिर गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। विदाई, विदाई दीजिए, विदाई। आखिरी वाक्य उसका विदाई जैसे हवा में गूंज रहा था। मैं अपनी समस्त शक्ति एकत्र करके पूछा, आप हैं क्या? आप हैं इधर खड़े हुए? पर कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक उसी समय पूर्व की तरफ देखा तो सूरज धीरे धीरे उग रहा था। धन्यवाद।